Hello and good morning, everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 33 में, जहाँ आज हम कुछ और टाइप्स ऑफ इवोपरेटर देखेंगे। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें एक बार पढ़ लीजिए। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कुछ एक्सपांशन डिवाइस। आज हम पढ़ेंगे इवोपरेटर के कुछ टाइप्स, और ये रहे प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। सो अकॉर्डिंग टू द फ्रोस्टिंग सिस्टम, हमने जैसे कि पिछली बार देखा था, तो फ्रोस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी हमको इसको करना है और क्लासीफाई करना है। सो पहला है इसमें फ्रोस्टिंग टाइप। द फ्रोस्टिंग टाइप ऑफ इवोपरेटर इज वन ऑफ विच frost continuously allows and operated to temperature below 32 degree Fahrenheit. This type of evaporator is frozen, used in frozen of food storage of all types. ठीक है। सो जहाँ पर भी हमें 32 डिग्री से नीचे जो भी टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रोजन टाइप इवोपरेटर यूज करेंगे। ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है, मैनुअल डिफ्रोस्टिंग मेथड, प्रेशर कंट्रोल डिफ्रोस्टिंग मेथड, वाटर डिफ्रोस्टिंग मेथड, रिवर्स साइकिल डिफ्रोस्टिंग मेथड, सिंपल हॉट गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड, ऑटोमेटिक गैस डिफ्रोस्टिंग मेथड। ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल डिफ्रोस्टिंग मेथड क्या होता है, तो देखिए कैसा होता है कि अगर आपके इवोपरेटर सेक्शन में अगर फ्रोस्ट मतलब उसके ऊपर अगर बर्फ जम गया, तो क्या हो जाएगा, आपका जो इवोपरेशन है वो बराबर से हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। वो बराबर से हीटिंग नहीं कर पाएगा, मतलब बराबर जो सक कर रहा था आपके इवोपरेटर सेक्शन से, हीटिंग जो सक कर रहा था वो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या किया गया, एक टेम्परेचर कंट्रोल डिफ्रोस्टिंग सिस्टम लगाया गया। देखिए यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपांशन वाल और इवोपरेटर। तो इवोपरेटर पे क्या लगाया गया, यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा गया। ये थर्मोस्टेट में क्या लगाया है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। ठीक है। टेम्परेचर ऑपरेटेड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। ये क्या कर रहा है, इसका टेम्परेचर सेंस कर रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, सॉरी बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो क्या होगा, वो अपने आप क्या करेगा, आपके कंप्रेसर को वर्क करने से रोक देगा। ठीक है। समझ में आया क्या, देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट लगा है। यहाँ पे अगर इवोपरेटर में टेम्परेचर बहुत कम हो गया, मतलब फ्रोस्टिंग होना चालू हो गया, तो क्या होगा, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट को पता चल जाएगा, और क्या होगा, वो अपने आप कंप्रेसर को बोलेगा कि भैया तू काम करना बंद कर दे। और क्या होगा, फिर इवोपरेटर से क्या होगा, बर्फ फटना चालू हो जाएगा। इस प्रकार से वर्क करता है टेम्परेचर कंट्रोल डिफ्रोस्टिंग सिस्टम। डिफ्रोस्टिंग टाइप भी एक होता है, जिसमें कि डिफ्रोस्टिंग टाइप इवोपरेटर इन विच द फ्रोस्ट व्हेन कंप्रेसर वर्क्स एंड डिफ्रोस्ट व्हेन द कंप्रेसर स्टॉप फंक्शनिंग। मतलब अगर कंप्रेसर ने जब भी काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा, आपका इवोपरेटर भी काम करना बंद कर देगा, और उससे जो भी उसके ऊपर फ्रोस्ट लगा होगा, मतलब जो भी बर्फ लगा होगा, वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। नॉन डिफ्रोस्टिंग टाइप मतलब इसमें क्या होगा, द नॉन डिफ्रोस्टिंग टाइप इवोपरेटर इज वन विच ऑलवेज ऑपरेट्स नियरली अबव द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस। मतलब आइस के फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे, उसको आपके जो रेफ्रिजरेंट है उसको हम लोग फ्रोस्ट होने ही नहीं देंगे। ठीक है। इस प्रकार का हम लोग वहाँ पे सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है। तो जनरली जो नॉन डिफ्रोस्टिंग टाइप यूज होते हैं, वो हम लोग ज़्यादातर हम यूज करते नहीं है, क्योंकि ऐसा मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपांशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, सबसे पहला जो होता है ड्राई डायरेक्ट एक्सपांशन टाइप इवोपरेटर। देखो यहाँ पर जो होता है, जो आपका इवोपरेटर हीट जो लेगा, वो हीट कहाँ से लेगा, डायरेक्टली आपके फ्रिज के अंदर के कंपोनेंट से लेगा। आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर के जो भी कंपोनेंट रहेंगे, उसके अंदर से वो हीट लेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट एक्सपांशन टाइप इवोपरेटर। ठीक है। ये देखिए आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर में इवोपरेटर सेक्शन लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्टली हीट लेगा। ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो आपके घर में लगा हुआ है, आपका वाटर कूलर, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का एक्सपांशन डिवाइस, सॉरी इस प्रकार का इवोपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है। क्या बताया मैंने इसमें, ये डायरेक्टली हीट कहाँ से लेगा, आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर के कंपोनेंट से, इसीलिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपांशन टाइप इवोपरेटर। ठीक है।
सेकेंड है इनडायरेक्ट और सेकेंडरी इवोपरेटर। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको, यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज करेंगे? ब्राइन। कौन सा यूज करेंगे? ब्राइन। तो ब्राइन के लिए एक अलग से टैंक बनाया हुआ है, जहाँ पे पूरी तरीके से क्या रहेगा, यहाँ पे ब्राइन सॉल्यूशन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? अमोनिया को पास करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग अमोनिया को पास करेंगे। अब ये कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो, ये कहाँ पे यूज होगा? आपके आइस प्लांट में। कहाँ यूज होगा? आपके आइस प्लांट में। आइस प्लांट का काम क्या रहता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको आइस को क्रिएट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है आइस के कैंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? आप पानी डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ब्राइन सॉल्यूशन रहेगा। तो ब्राइन क्या करेगा? डायरेक्टली क्या करेगा? कांटेक्ट में आएगा किसके? आइस कैन से। और आइस कैन से क्या करेगा? वो सीधा सीधा उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पे क्या क्रिएट होना चालू हो जाएगा? आइस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ब्राइन का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? पंप के थ्रू उसको कहाँ पे डालेंगे? हीट एक्सचेंजर में डालेंगे और उसका टेम्परेचर फिर से लो मेंटेन करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा? आपका ब्राइन एज अ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज होगा, सेकेंडरी इवोपरेटर यूज होगा, ठीक है। और आपका आइस भी यहाँ पर क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट कूलिंग भी बताया है। इनडायरेक्ट कूलिंग में कैसा? तो यहाँ पे इवोपरेटर लगाया हुआ है और यहाँ पे बाहर साइड में मैंने यहाँ पे क्या किया है? बाहर साइड में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट एज अ एयर यूज किया है, ठीक है। तो एज अ एयर भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, और इसको कूलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग इसको? जनरली आइस प्लांट में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चिलर्स, द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज इन द लार्ज एप्लीकेशंस एक्सेट्रा टू अवॉइड बैड इफेक्ट्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, द चिलर्स आर यूज्ड। जहाँ पे हम लोगों को सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करना है, तो जो बड़े बड़े आपके एप्लीकेशंस है, जैसे कि कैसे? आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गया, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री हो गई बड़ी वाली, जहाँ पे आपको लार्ज क्वांटिटी में आपको रेफ्रिजरेशन करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे। और वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? चिलर्स को यूज करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, चिलर्स आर यूज। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया? ड्राई एक्सपेंशन डिवाइस और डीएक्स चिलर या फिर फ्लूडेड टाइप चिलर, तो दोनों को भी हम लोग देखते हैं। तो ड्राई एक्सपांशन और डीएक्स चिलर कुछ इस प्रकार का वर्क होता है। आप लोगों ने ऐसा वर्क पहले भी देखा होगा, ड्राई एक्सपांशन ऑफ और डीएक्स चिलर। ये आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? ये आप लोगों ने ड्राई एक्सपांशन जो डिवाइस मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसी टाइप का ये डिवाइस होता है। इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्यूब्स दिख रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे ट्यूब्स दिख रहे हैं। इन ट्यूब्स में क्या होगा? आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो फ्लो करेगा लिक्विड फॉर्म से, और वापस कहाँ से निकलेगा? वो वेपर फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। यहाँ ये किसके अंदर होता है? एक शेल के अंदर होता है, ठीक है। अब मान लो मुझे वाटर को क्या करना है? ठंडा करना है, या फिर ब्राइन को ठंडा करना है। तो वाटर या फिर जो ब्राइन रहेगा उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे? इन शेल्स के अंदर रखेंगे। इन शेल्स के अंदर हम लोग इसको रखेंगे। और रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से क्या होगा? वो फ्लो होते रहेगा ट्यूब से, तो जिसकी वजह से क्या होगा? वो दोनों भी एक दूसरे से हीट एक्सचेंज करेंगे, और आपका जो वाटर है और या फिर ब्राइन है जो भी है, वो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बैफल्स भी लगे हुए होते हैं ताकि उसमें से कुछ भी हीट अच्छे से रिमूव हो जाए, ठीक है। तो ये होता है ड्राई एक्सपांशन चिलर। जनरली हम लोग ड्राई एक्सपांशन चिलर यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि वहाँ पर फाउलिंग क्रिएट होता है। अब फाउलिंग क्या होता है कि आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये ऐसा जो रेफ्रिजरेशन वर्क हो रहा है उसका जैसे क्या होता है? बहुत सारी स्लज, स्लज मतलब क्या होता है? कीचड़ टाइप जो बोलते हैं ना आप लोग, कीचड़ टाइप वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ड्राई एक्सपांशन टाइप चिलर यूज नहीं करते, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लूडेड टाइप चिलर, in fluted chiller water or brine is circulated through the tubes and refrigerant is over the tubes or shell side. The liquid refrigerant level in the shell is maintained in such that
इट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन द बंडल। अब इसमें देखो फ्लूइडेड टाइप चिलर में क्या रहेगा, इसमें भी सेम कंसेप्ट रहेगा, लेकिन आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा वो पूरी तरीके से सबमर्ज रहेगा किसमें, आपके आपके लिक्विड में, ठीक है। जो भी लिक्विड रहेगा उसमें शेल्स में क्या रहेगा, वो पूरी तरीके से सबमर्ज रहेगा। Thus, the surface of tube is always wetted by the refrigerant, which improves the heat transfer. अगर वो पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है आपके ट्यूब्स में रेफ्रिजरेंट, तो क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए क्या करते रहेगा, वो काम करते रहेगा और उसकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी क्या रहेंगी, बढ़ते रहेंगी। देयर इज अ इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन रेफ्रिजरेंट एंड लिक्विड टू बी कूल्ड। हमेशा क्या रहेगा, उसके कॉन्टैक्ट में लगे रहेगा वो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। एज इट इज पॉसिबल टू ब्रश and clean the water tube, therefore the application where water surface can get fouled like textile mills, air conditioning, industrial area, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, आपको ज़्यादा कैपेसिटी में और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है आपको, ठीक है। आपके ऊपर लोड भी नहीं आ रहा है, आपकी फ्लो वेलोसिटी भी बराबर मेंटेन हो रही है। इसलिए हम लोग इसको बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गया या फिर इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे डीएक्स चिलर की जगह पे। To tap the liquid refrigerant escaping and to prevent it from entering in section line of compressor, accumulator is provided at the exit of fluided chiller। बाहर जब वो निकल रहा है आपका रेफ्रिजरेंट, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एक एक्यूमुलेटर लगाएंगे, ताकि वो चेक करेगा कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरीके से ड्राई सुपरहीटेड है कि नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एक एक्यूमुलेटर लगा देंगे। The modern chillers are provided with empty space as its top to avoid additional installation of accumulator। ठीक है, एक एम्प्टी स्पेस भी बना हुआ होता है आजकल के चिलर्स में, ताकि उसमें अगर कुछ एडिशनल कुछ आपको इंस्टॉलेशन करना हो तो आप उसमें इंस्टॉलेशन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइडेड चिलर। आई होप सभी को इवोपरेटर समझ में आ गया होगा। सो हमने क्या देखा, इवोपरेटर के बारे में देखा, उसके टाइप्स देखे, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अदर कंपोनेंट्स ऑफ विचारे सिस्टम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।